हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल में। तो होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने अभी लाइव स्टार्ट की थी बट किसी रीज़न से नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं, ये क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 साल के पेपर करने वाले हैं हम। ठीक है, इससे पहले अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, देखिए एक बार ऑफिशियल पेपर है ये। 1 मिनट। तो ये 2025 का है। ठीक है, इससे पहले मतलब हम 20 से लेकर 25 तक के सारे पेपर आपको करवाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। उसके साथ में ही 2020 से 25 के तो यहाँ पे डिस्कशन हो ही जाएंगे। ये HBSC के हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आएगी CBSE की। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फास्ट ही करवाए जाएंगे, ऐसे ही 10th क्लास का होगा। एचटेट की जो भी एस्पायरेंट है, एचटेट के हमने 5 ईयर PY के ऑलरेडी करवा दिए हैं, होप आपने देख भी लिए होंगे। तो वहाँ से आप चेक भी कर लेना। उसके अलावा और कोई सीरीज की नीड हो तो कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओ, लाइव नहीं ले पाए बट रिकॉर्डेड में दे रहे हैं आपको। ये पैटर्न तो आप सबको पता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आसान पूछा हुआ था। तो देखिए क्या क्वेश्चंस था। ये दो क्वेश्चंस हमने लाइव में डिस्कशन कर लिया, फिर देखा तो हो ही नहीं रहा था, तो फिर से स्टार्ट करनी पड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग। बट डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, तो अपना आंसर क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, डी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब आप NaCl का aqueous सॉल्यूशन करते हो तो हमें पता है क्या क्या बनता है, NaOH बनता है, H2 बनता है, Cl2 बनता है। और इस प्रोसेस का नाम भी बता दे तो इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वैसे आपके 12th में भी 3 कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये 10th क्लास में भी आता है। तो NaOH H2 Cl2 इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस यौगिक का, अच्छा हिंदी में पढ़ने लगे, इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रखा है, पहले पैरा का होता है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। क्यों? क्योंकि पैरा वाले में क्या होती है, सिमेट्री। सिमेट्री के कारण ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये देखिए, ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, ये पैरा, ये है ऑल सेम तो नहीं हो सकता। तो पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगले चलते हैं अपना। देखो 5 साल के पेपर करोगे ना, तो एक एक टाइप से आपका पूरे सिलेबस का रिकॉल हो रहा है। 8 अनसोल्ड पेपर थे स्टूडेंट वाले, वो भी कई बच्चों की थी रिक्वेस्ट, तो वो हमने करवा दिए हैं। उसकी PDF देखनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, हमने वहाँ पे डाल भी रखी है। अगला क्वेश्चन है मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो पहली बात, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। दोनों के यूज आ जाते हैं DDT के साथ भी। तो इन्होंने पूछा है कि क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज क्या होता है। हमें पता है फेरोन रेफ्रिजरेंट कूलिंग में यूज होता है। एनेस्थेटिक जो बेहोशी की जाती है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर भी होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। सीधी सी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन फिनोल के साथ, तो ये आप रिएक्शन करते हो, दो करवा रखी है आपको। जब आप फिनोल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करते हो कंसेंट, तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे आपका क्या लग जाता है, Br। और इसका कलर भी आपको बता रखा है, कैसा कलर होता है, व्हाइट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और यही सेम क्वेश्चन बता रखा है, अगर Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाता तो ऑर्थो पैरा के सेपरेट प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, क्या है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, या तो कैनिन जेरो से, या अल्डोल कंडेंसेशन से, क्रॉस। और एक 50 इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस की भी हमने वीडियोस बनाई थी, वो भी जरूर देखना, PDF टेलीग्राम पे डाल दी है। तो कौन सी कंपाउंड्स है जो कैनिन जेरो देगी, तो आपको बता रखा है कि जो रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन नहीं देती, मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, कैनिन जेरो रिएक्शन। तो देखिए यहाँ इसके पास भी अल्फा अल्डेट से नेक्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट बेंजल्डेट के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब चलते हैं 7 वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बताते हैं जब भी अमाइनो डाइजोनियम साल्ट पढ़ाया जाता है कि बेसिसिटी से क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो एनिलीन है, अमोनिया है, प्राइमरी है, सेकेंड, कुछ भी मेंशन नहीं करे तब आपका ऑर्डर क्या रहता है, सेकेंडरी। उसके बाद डिसाइड होता है वो प्राइमरी है टर्सरी, वो भी हमने अलग अलग में बता रखा है। अगर एक कार्बन होता, जैसे मान लो CH3, तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आता है। अगर दो या दो से ज्यादा कार्बन हो तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी आता है। बट ये तो ज्यादा सोचने की नीड ही नहीं थी। ज्यादा बेसिक कौन होता है, सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी आ जाता। और अमोनिया इनसे तो कम ही हो जाता, अमोनिया से भी कम होता है आपका एरोमेटिक अमाइंस वाले, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पे बिजी हो जाएंगे रिंग में देने के लिए, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाई। तो होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके द्वारा शोन की जाती है, अमाइड के द्वारा। तो क्या आ जाएगा, CH3CO NH2।
उसके बाद चलते हैं हम देखो इस टाइप के कभी भी बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना, अगर काउंटराइन डिफरेंट दे रखे हैं, देखो यहाँ SO4 काउंटराइन है, यहाँ Cl है, तो काउंटराइन अगर डिफरेंट है दैट मीन वो कौन से आइसोमर होंगे, आपके आयनाइजेशन आइसोमर। कौन से होंगे? आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है। और अगर लिंकेज ढूंढना हो तो लिंकेज की कंडीशन क्या होती है? एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिसके पास दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है, जैसे साइनाइड आ जाए, थायोसाइनेट आ जाए, नाइट्रो आ जाए, तो वो होते हैं आपके। कोऑर्डिनेशन के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलते हैं आपको। सोलवेट के लिए पानी एज ए लिगेंड होना चाहिए। तो चार ऑप्शन भी समझाए जा रहे हैं, अच्छे से देखना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जो आते हैं, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो देखिए ईन कैसा लिगेंड है, हम सबको पता है ईन कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट। तो एक ईन दो दे देगा तो कितने ईन लगे हुए हैं? दो। तो चार तो यहाँ से आ गया, चार और दो कितने हो गए? छह। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? छह। तो कई बार आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेते हैं, कई बार आपसे चार्ज पूछ लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को दूसरे टर्म से भी कर देते हैं, वर्नर थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी बताइए, सेकेंडरी। तो समझ जाना प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि प्राइमरी अल्कोहल को जब कॉपर 573, ये रिएक्शन बहुत अच्छे से एक बॉक्स के अंदर बताया था आपको कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन आ जाए कॉपर 573 तो समझ जाना क्या बनाते हो आप? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की आ जाए तो समझ जाना क्या बनाते हो? कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल आ जाए तो बता रखा है आपको क्या बनाते हो आप? एल्कीन। तो ये सिंपल सी बात है, आपको इतनी बतानी थी। तो यहाँ पे सीधा लिखना ही था कि फिल इन द ब्लैंक्स में रिएक्शन पूरा करने की नीड नहीं थी, प्रोडक्ट फॉर्म आपको लिखना था, एल्डिहाइड बनेगा। ये आसान सी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक से ही रिएक्शन का नाम पूछ लिया है। तो देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की कॉपर पाउडर एसिड, तो कॉपर पाउडर दिखते ही आपके क्या आएगा माइंड में? गटरमैन रिएक्शन। अगर कॉपर के साथ हैलाइड होता फिर एसिड होता तो इसका नाम क्या होता? सैंडमियर रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा? गटरमैन रिएक्शन। उसके बाद चलते हैं वन वर्ड, द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक। देखो इन्होंने खुद से बोल दिया है कि एक्स से वाई है ना, वो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे कर रही है। मतलब जो रेट है कि एक्स की कौन सी पावर पे है? 3 पावर पे। अगर x को 3 गुना बढ़ा दिया गया तो y के नए रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अब देखिएगा, आपका x को 3 गुना कर दिया तो पहले x क्यूब था, तो अब 3 3 9 30 27, कितना हो जाएगा पहले वाले के कंपेयर में? 27 गुना। तो इसका ही बताना था। केमिकल काइनेटिक्स से छोटा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ये सीधे। द डेफिशिएंसी इन डिजीज इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग, 2 बार आ चुका है बोर्ड के क्वेश्चन में। विटामिन के, याद रखिएगा विटामिन ए के होता है ये। और एक बार नाइट डेफिशिएंसी का भी आया था, विटामिन ए। उसके बाद मर्क्यूरी जो सेल है उसकी आपको ओरल रिएक्शन से पूछी हुई है। तो वैसे तो हमने आपको बता रखा है कि सेल वाले पोर्शन से क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, तो इसकी ओरल लिखनी थी, कैथोड एनोड की जरूरत नहीं थी। तो जिंक अमलगम आप लेते हो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हो, तो बन क्या जाता है? जिंक ऑक्साइड और साथ में मरकरी। तो ये हो जाती ओरल रिएक्शन, एक नंबर की थी। उसके बाद चलते हैं AR क्वेश्चन क्या है अपने, तो हिंदी में नहीं इंग्लिश में निकाल लेते हैं। ये AR क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने सॉल्यूशन चैप्टर से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। नहीं बोल सकते इसको, राइट्स ला प्रेशर वाले से ही है। देखिए जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हो किसी सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये बात तो ठीक है। अब देखो नॉन वोलेटाइल क्या होती है? जिसकी वेपर ना बने। अब कोई चीज ऐसी है जिसकी वेपर नहीं बन रही तो आपको ज्यादा देर तक बॉइल करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा नॉन वोलेटाइल का। तो ठीक बात है ये, दैट मीन्स ए तो ट्रू हो गया आपका। अब चलते हैं रीजन में। 50% क्वेश्चन तो यार ऐसे होते हैं जो आपके स्टेटमेंट से ही, कई बार तो आधी स्टेटमेंट ठीक मिलती है तो हो जाता है। कंफ्यूजन वहां होता है ए और बी में। वो देखना होता है कि नीचे वाली बात का ऊपर से कुछ रिलेट हो रहा है क्या, नीचे वाली बात की वजह से ऊपर वाली ट्रू हो रही है नहीं। तो रीजन क्या है? ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। तो देखिए उल्टा ही बोल दिया, नॉन वोलेटाइल है उसकी वेपर ही नहीं बन रही तो वेपर कैसे बनेगा? भाई वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है कि वेपर के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा है, मान लो यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला का, यहाँ वेपर ही नहीं बनी तो वेपर प्रेशर कहाँ से आया? वो तो अपने आप कम हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रखा है? इंक्रीज। तो आगे जाने की जरूरत नहीं थी, सीधा कह देते ए ट्रू आर फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन होता है? सी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता सी। उसके बाद चलते हैं AR को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है आपको, आएंगे चैप्टर के उसी से। केमिकल काइनेटिक्स AR है, ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। ठीक बात है, हमने पढ़ता है कि कैटालिस्ट नॉर्मली क्या करता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है और खुद कंज्यूम ही नहीं होता। आपको बताया भी, जितना आप डालोगे बाहर निकाल लेते हैं उतना ही, बस सरफेस प्रोवाइड करता है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो स्पीड फास्ट हो जाती है। तो ए तो ठीक है, कोई इसमें नहीं है।
कैटालिस्ट डज नॉट चेंज गिब्स एनर्जी, ये बात भी ठीक है, कैटालिस्ट गिब्स एनर्जी को कोई चेंज नहीं करता। तो बट इसका ए और बी तो ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा इसलिए वो रेट को बढ़ा रखा है, नहीं ऐसे तो नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। बी मतलब ठीक तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नीचे वाले का अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, अभी हमको बता देते हैं आपको ये, और ये एचटेट में भी आ चुका है। तो इसलिए एचटेट एस्पाइरेंट जो भी है जो अपने चैनल से कनेक्टेड है, एक बार एमसीक्यू जरूर देख लेना आप, एमसीक्यू और इनके एआर जो हम क्लास 12 के करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एचटेट के पेपर में कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। ऑर्थो एंड पायरा आइसोमर ऑफ नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ कर सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ए ट्रू है आपका ये। ठीक है। उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रा, क्यों होता है ऐसा, ये हम पढ़ते भी हैं बेस्ट जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप पढ़ते हो, ये है ऑर्थो नाइट्रो। अब इस वाले का ऑक्सीजन है ना, इसको आप खोलोगे तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है हाइड्रोजन, बाहर से लाने की नीड नहीं होती, कौन सी बॉन्डिंग होती है ये इंट्रामोलिकुलर। लेकिन पैरा वाले में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो एसोसिएशन दूसरा मोलिक्यूल जुड़ेंगे, वो तो लेस वोलेटाइल होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एसोसिएशन करेगा, ठीक बात है। इसी रीजन से आपके पास हम सेपरेट कर पाते हैं इनको, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ए। वैसे हमने शायद करवा भी रखे हैं, जब पेपर हुआ था उसी दिन शाम को ही हमने सॉल्यूशन की बना भी दी थी, ये क्लास 12 का पेपर होते ही, बट एक बार हम दोबारा एक सीरीज से करवा रहे हैं। अगली टर्म है, ये टर्म आपको बता रखी है, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं उसके दोनों टाइप्स भी बता रखी है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। एजियोट्रोप के नॉर्मल क्या बोलते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्स, दैट मीन्स ए और बी कोई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, इसका कुछ है, जब दोनों को मिला दोगे तो एक ही पॉइंट पे बॉइल होती है, इसलिए वर्ड आता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको पता लगाना हो कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कौन होगा, तो समझ जाना जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन है वो कौन सा एजियोट्रोप बनाते हैं, मैक्सिमम। तो कई बार एग्जामिनर और हार्ड पेपर बनाए तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल तो आते ही है, उसी को इंक्लूड कर देगा आपके एजियोट्रोप से, तो समझ जाना। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर रोकने के लिए ऑस्मोसिस प्रेशर के लिए पाई से डिनोट करते हैं, फार्मूला बता देना, पाई CRT। एक्सप्लेन करना चाहो, सी कंसंट्रेशन है, मोलरिटी वाली, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। दोबारा चले गए, आई डोंट नो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये केमिकल उससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल है फैराडे से। तो देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो W इक्वल टू जेड एन एफ वाला फार्मूला होता है, तो सबसे पहले आप इसके मोल निकालिए। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन कितना है 20, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, कैल्शियम से CaCl2 में तो कितने चार्ज हो रहा है, यहाँ कैल्शियम से कितना चार्ज है +2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में F, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दो दूनी चार, दो से दो गए, तो कितना आंसर आ गया 1 फैराडे। फैराडे में ये आंसर पूछा, फैराडे नहीं होता तो 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। 40 ग्राम है, सेम इसी पैटर्न पे, तो मोल निकाल लीजिए, 40 एल्यूमिनियम का होता है 27, Al2O3 में जब आप चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा आपका +3, तो ये आ जाएगा 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 4.4 समथिंग आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको बहुत बार बता रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हाफ लाइफ टाइप का फार्मूला ये 2.303 टी log ऑफ A0/T। A0 को हमेशा 100 मानना, आफ्टर टाइम टी होने का कि 90% डिकम्पोज हो चुकी है, ठीक है, तो 90% डिकम्पोज, 900 में 90 गया तो 10 आ गया। अब यहाँ देखिए टाइम 40 मिनट दे रखी है आपको, तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लोगे, टी आपका फार्मूला आपको पता ही है 0.693/मीटर। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, कई बार इस फार्मूले से सीधा निकलवा लेते हैं, और यहाँ पे तो टाइम इन्होंने देखो दे रखा था, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, ये निकालना है, सीधी सी वैल्यू सोल्व करनी है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इसको बताना है कि ये आपके पास एल्डिहाइड है, उसे नेक्स्ट जो कार्बन होते हैं यहाँ जो एच होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इसका चलेगा, ऐसे आपका कीटोन का है। ठीक है, उसके बाद इसके और में भी मिलता है आपको क्लिंजन रिडक्शन और HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन तो क्या होती है आपकी, जैसे जो एसिड होते हैं, एरो पे आपको मिल जाएगा X2 रेड फॉस्फोरस, X2 कोई भी हेलोजन, अगर मान लो HCl है, तो जो एसिड होता है ना उसके अल्फा कार्बन का H हट के हेलोजन लग जाता है, जैसे मान लो यहाँ X लिया आपने तो यहाँ X लग जाएगा COH, और अगर यहाँ Cl होता तो Cl आ जाता, इसको हेलोवोलाइट जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। क्लिंजन रिडक्शन में क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम ZnHgHCl, ये क्या बनाता है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कार्बोनिल रिड्यूस हो जाता है, क्लिंजन रिडक्शन बोलते हैं इसको।
उसके बाद है होमोलैटिक और हिप्रो, ये आसान सा पूछ लिया। होमो का मतलब होता है सेम, अगर मेटल से सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे लगे हुए हैं तो उसको होमोलैप्टिक बोलते हैं, अगर वो डिफरेंट लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके और में भी क्वेश्चन दे रखा है आपका आईपैक नेमिंग से। देखो इन्होंने दे दिया और आपको फार्मूला बनाना है टेट्रामीन। जब भी आपको आईपैक नेमिंग आए तो पहले लिगेंड है, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लीजिए। टेट्रामीन, इसका मतलब अमीन है वो कितनी है, 4 है। डाई एक्वा, एक्वा का क्या मतलब होता है कि पानी है, ठीक है। एक्वा मतलब 2 है। कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है। थर्ड क्लोराइड, अब देखो मेटल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ये जो बाहर लिखा होता है ना इसका मतलब वो काउंटर आयन है। अब ये सोचना होता है कि एक आएंगे दो आएंगे, वो कैसे पता लगाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कीजिए। पानी कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। NH3 कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। थर्ड लेके आना है तो दैट मीन्स ये कितनी होनी चाहिए, COCl। ओके, तो ऐसे ये हमने अच्छे से अगर देखना भी हो तो जितने भी एनसीईआरटी के आईपैक नेम है ना, 50 मिनट की एक वीडियो है चैनल पे, 2 है उसमें, जितने भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आईपैक नेमिंग के थे एनसीईआरटी में सारे की करवा रखा है। यहाँ नाम दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा, पेंटामीन, क्लोराइडो, कोबाल्ट और थर्ड क्लोराइड, नाम से बताना था। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो आप बता दोगे इसमें क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 रीजन बताते हो आप, अलग अलग डी ट्रांजिशन भी होती है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्टली कलर्ड, और इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बहुत सारे डी में, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है, तो जितने ज्यादा अनपेड होंगे उतने कंपाउंड कलर शो करेगा। कलर शो करता है वही हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये वाला क्वेश्चन भी हमने बताया था जब हमने अनसोल्ड पेपर करवाया था, वहां पे भी था ये फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन का। ये सिंगल होता है, पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, सिंगल शेप है। ग्लोबुलर आपका कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे हेमोग्लोबिन आपका कैरेटिनिन हेयर है। तो ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, ये अच्छे से देख लेना, डिफरेंस आ जाते हैं। डीनेचुरेशन वाला टॉपिक बहुत बार आता है, कि जब आप देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर टेम्परेचर का या आप जो पीएच का चेंज करते हो, तो प्राइमरी तो एज ए इंटैक्ट रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिंपल सी होती है ये तो, सीधा जैसे हेयर स्टेट है। लेकिन सेकेंडरी टर्शरी के बोन टूट जाएंगे तो पूरी अपनी प्रॉपर्टी, नेटिव स्टेट को लूज कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी पहले शो कर रहे थे उसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, यही इन्होंने पूछा हुआ है इसमें। तो प्राइमरी आप बताओगे इंटैक्ट, सेकेंडरी टर्शरी के सारे बॉन्ड ही टूट जाएंगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएंगी टेम्परेचर पीएच के साथ। अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो प्लेबैक स्पीड में ऑप्शन होता है आपके पास, आप कम कर सकते हो, स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर सकते हो। ओके, कमेंट करके बताना आपको अलग अलग ईयर के एक में रहेंगे या और कोई अच्छा वे जिससे समझ आए। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड को ऐड कर दिया गया है, ग्राफ शोइंग बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो थोड़ा सा समझना था कि एक एक्स है और एक वाई है, दोनों का क्या नाम बताना है, फ्रॉम द अबव ग्राफ आंसर देना था। नीचे चलिए, आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एन अल्कोहल विच इज हाइड्रोकार्बन। अब अपने को पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोकार्बन का कम होता है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका, वाई का, तो आप बताओगे वाई अल्कोहल है और एक्स क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगला पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है, तो आप बता दोगे हाइड्रोकार्बन में सिंपल कार्बन एच का होता है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सेक्शन सी जो 3 मार्क्स का आता है, कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से थ्योरी आप लिखें, और जो भी न्यूमेरिकल लिखें तो पहले गिवन दैट चीजें लिखें, फिर फार्मूला लिखें, फिर वैल्यू पुट करें, फिर यूनिट लिखें। बड़े क्वेश्चन कोई भी है कोशिश करना ब्लैक ब्लू पेन तो लेना है, जस्ट वाइट स्लाइड उसके स्टेटमेंट लिए, फिर उसका फार्मूला लिखा, फिर कोई नोट वगैरह है तो आप वो लिख दीजिए। स्टेप वाइज मैनर में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे ही रोइट्स लॉ के बारे में बताना है कि जब आप नॉन मेटालाइट सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के, और इनटू वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका अलग अलग दिखाना हो तो पूरा डेरिवेशन जो बता रखा है वो कर दोगे। डायरेक्ट छोटी स्टेटमेंट होती है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डायरेक्टली होता है प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब ये वाला न्यूमेरिकल्स है, इन पे आते ही है न्यूमेरिकल्स, ये 2 फार्मूले हैं वो तो आते हैं, डेल टी बी इजक्वल टू के बी एम और डेल टी बी इजक्वल टू के एफ इंटू में एम। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं आपके लिए। तो देखिएगा इन्होंने क्या रखा है, 60 ग्राम बेंजीन है तो पहले तो मोललिटी निकालोगे, मोललिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल निकालने का फार्मूला गिवन मास बाई क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, गिवन 6 ग्राम दे रखा है आपका, और मोलर मास ही निकालना है, सोलवेंट दे रखा है 6 ग्राम, किलोग्राम में लोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। और यहाँ पे दे भी दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 1 डिग्री बढ़ाए, एम निकालना है, के बी भी दे रखा है। तो ये फार्मूला अच्छे से देखना, एनसीईआरटी 1-2 भी कर लोगे तो हो जाएंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है आपके, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से वो बताना है।
हाफ लाइफ पीरियड जिसको हम टी हाफ बोलते हैं कि जहाँ रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। रेट लॉ के बारे में बताना है जिसकी हेल्प से आप क्या निकालते हो, ऑर्डर। तो पहले आप डेफिनेशन दे देना कि रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट होते हैं जब आप इनको ऐड कर देते हो तो क्या निकलता है, ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद है CO3 इनर ऑर्बिटल है, ये भी एक आउटर ऑर्बिटल है। तो पहले तो आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आर्गन 18 2 20 और 7 27 हो जाएंगे। अब 2 एस से चले गए, 1 डी से चले गए, तो डी में कितने बचेंगे, 6। तो 6 आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया D6। अब देखिए, अब ये मान लो इसको आप यहाँ लेके आ रहे हो, इसको यहाँ लेके आए, तो डी के दोनों खाली हो गए, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, D2sp3। और ऐसे आप निकल का निकाल लोगे। अब 29 का जो क्वेश्चन है उसमें ये विल्मसन सिंथेसिस है, क्लीवेज की हमने बहुत बार बताई थी। अगर इस साइड टर्शरी है, ROR का क्लीवेज करना हो तो टर्शरी वाले के पास I पहुंचाते हो, इसके वाले पास H, तो बन क्या जाएगा, C के साथ में आ जाएगा CS3 थ्राइस I, और साथ में बन जाएगा C2H5OH। एनिलीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो आप एनिलीन का क्या कर लेना, डाइजोटाइजेशन कर लेना, और फिर डाइजोटाइजेशन से सैंडमियर या गटरमैन कोई भी रिएक्शन कर देना, क्लोरोबेंजीन बना लेना। ठीक है, फिर डाउज प्रोसेस लगा देना, क्लोरोबेंजीन का एक्वस अन्योज करोगे, ओ अन्य बन जाएगा पहले स्टेप में, और फिर पानी डाल देना डाइल्यूट HCl में, तो बन जाएगा फिनोल। कन्वर्जन में ऐसा नहीं कि वो बाहर से आ जाएगा, रिएक्शन पड़ी है उन्हीं का है। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, B2O6 वाली। BH3 का आप एडिशन करवाते हो, याद रखना है, मार्कोनिक से बनाते हो, एंटी मार्कोनिक से। एग्जाम्पल लेके पूरा डिराइव करना है। क्यूमीन की 4 रिएक्शन है आपकी, फिनोल को जहाँ से बनाते हो आप, जिसको ये बोलते हो क्यूमीन, C के ऊपर CH3 और ये CH। पहले आप एरियल ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और बाद में उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं फिनोल बनाने के लिए। ये वाला क्वेश्चंस भी आपका होपमान से ही है। एक एरोमेटिक कंपाउंड है एक्वस अमोनिया फ्रोमन कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद Br2KOH, मतलब ये समझ आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, होपमान ब्रोमाइड RCnH2 की Br2KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो बन क्या जाता है आपका, अमाइन। ठीक है, ये रिएक्शन पूछी हुई है आपकी। तो इसमें ये जो CO है, ये है C आपका एनिलीन है, और ये आपका A कंपाउंडर होपमान है। स्ट्रक्चर बतानी थी आपको बस। एक्वस अमोनिया 2 फॉर्म कंपाउंड, ये B कंपाउंड हो गया, ये C कंपाउंड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन है, ये आपको बताइए, देखो C6H5N2Cl है, फिर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हो, डाइजोनियम क्लोराइड के अल्कोहल वाले के साथ, जो हमने अनसोल्ड पेपर अपना 4 वाला था वही है ये रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट वाली भी वही है, सेम आपने देखी होगी। इसका हमने रीजन नोट डाल के लिखवाया था कि फ्रीडल क्राफ्ट एनिलीन है, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लोगे ना तो साथ में हम क्या लेते हैं, लेविस एसिड। लेविस एसिड लोगे ना तो क्या होता क्या है, ये एनिलीन के जो NH है ना, ये इस एसिड के साथ रिएक्शन करने की बजाय ये कॉम्प्लेक्स ही बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो इसीलिए रिएक्शन नहीं हो पाती है। सेक्शन डी जो केस स्टडी क्वेश्चन होता है, अगर आपने आता है आपको चैप्टर तो केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। तो देखते हैं, एक बार नीचे निकाल लेते हैं इसमें क्या है। देखो, विच कंपाउंड पेयर विल रिएक्ट फास्टर। अब फास्टर में हमें पता है टर्सरी आपका फास्ट देता है, तो ये आप जाएगा टर्सरी, इस वाले से जाए, क्योंकि सेकंड का आउट रहता है टर्सरी, सेकेंडरी और फिर आपका प्राइमरी। उसके बाद कायरलिटी क्या है, कायरलिटी के लिए हमने एक टर्म बता रखी है आपका, वो कायरल सेंटर होना चाहिए जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट A B C D जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लाइट को रोटेट करेगा, तो ये आपका कायरल सेंटर है। लेकिन यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, दो हाइड्रोजन है, तो ये आपका पेयर है। उसके बाद आप बताओगे इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane। तो सिंपल सी रिएक्शन है, KI के साथ रिएक्शन कर दोगे, ब्यूटेनॉल है CH3 CH2 CH2 CH2OH। जब आप KiH2PO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे I लग जाएगा। ठीक है, 1-क्लोरोब्यूटेन से भी आप करवा लोगे सिंपल सा। SOCl2 वाली रिएक्शन तो बता रखी है बहुत बार, ये बेस्ट मेथड भी माना जाता है, क्योंकि जब अल्कोहल के SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हो ना तो यहाँ Cl लग जाएगा, और 2 गैस बाहर निकलती हैं CO2HCl, ये अपने आप रिमूव हो जाएंगी, तो इसलिए इंडस्ट्री में इसको प्रीफरेंस दी जाती है, इस मेथड को, अपने आप हो जाता है ये। देखो, इथेनॉल के साथ हीट कर का हीट दिख जाए या वो दिख जाए आपको अल्कोहलिक, तो समझ जाना यहाँ एलिमिनेशन होगी, के वो चाहती।
अगर ये एक्वस होता ना तो आपको करना होता है सब्स्टिट्यूशन, सिंपल के लो और बी आर बाहर निकाल दो। अब ये हीट है तो एलिमिनेशन मतलब अल्कीन, तो करना क्या है, यहाँ से बी आर और अगले कार्बन से एच, ठीक है, इससे भी एच ले सकते हो, इससे भी एच ले सकते हो, फिर शेड्जक रूल में आता है ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सी है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ओके, ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अगला केस स्टडी है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है, तो देखते हैं क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनाइड्राइड गिव ग्लूकोपेंटाएसिटेट, व्हाट डज दिस रिजल्ट इंडिकेट, तो आपको बताया गया था ये रिजल्ट इंडिकेट करता है कि हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कितने ओच होते हैं, 5, क्योंकि जब आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो HOH, थर्ड पोजीशन पे OHH, चौथी पे HOH, पांचवी पे HOH और लास्ट में क्या होता है CH2OH, तो ये पांचों ओच को बताने के लिए हम एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हो, तो बाद में होता है क्या है, एच हट जाता है और हर जगह क्या लग जाता है, COCH, तो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 5 OH है। राइट द नेम एंड मोलिकुलर फार्मूला हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, तो आपको पता है सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, फार्मूला दोनों का सेम ही है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको पता है, जब अलग अलग कार्बोहाइड्रेट यूनिट जुड़ती है किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलती हैं। और एक पेप्टाइड लिंकेज भी आता है इस चैप्टर में, वो भी इंपॉर्टेंट है, CONH2, जब आपके प्रोटीन अमीनो एसिड जुड़ती हैं पानी बाहर निकल के, CONH अमाइड लिंकेज, इसको बोलते हैं पेप्टाइड। इनवर्ट शुगर हम सुक्रोज को बोलते हैं, ठीक है, और सुक्रोज में जब पानी डालते हो तो आपको देखना होता है एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी करता है, एक लीवो रोटेटरी। उसके बाद में पेप्टाइड लिंकेज हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल, तो एक तो क्या होती है हमारी बॉडी जो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमें मेडिसिन की फॉर्म में लेनी पड़ती है एसेंस, और एक वो होती है जो हमें बॉडी खुद ही मतलब बना लेती है हमारी बॉडी, उनको बोलते हैं, दो टाइप के अमीनो एसिड होती है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, इनकी एग्जांपल पे आप ध्यान रख लेना, 10 एसेंशियल होती है जैसे ग्लाइसिन एलिन है, ट्रिप्टोफन है, और 10 नॉन एसेंशियल। सेक्शन ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर के ऑप्शन भी मिलेंगे। फ्यूल सेल है, आपकी सेल वाले पोर्शन से पूछा हुआ है, एडवांटेज फ्यूल सेल को क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, आपका पोल्यूशन कम होता है, और H2O2 वाली जो पहले फ्यूल यूज की थी। और इस ऊपर वाले में मोलर कंडक्टेंस पूछी हुई है, सीधा सा फार्मूला लगाना है आपको, कंडक्टिविटी इनटू में 1000 पाई में C, और जो भी यूनिट आई यूनिट जरूर लगानी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, ठीक है, 3 और 2 5 नंबर का है ये, तो सेल वाला पोर्शन एक अच्छे से करना ही पड़ेगा आपको। अगला है कोरोजन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, एक्सप्लेन करो कोरोजन ऑफ आयरन बाय गिविंग रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, तो अब जैसे नॉर्मल आप कोरोजन की रिएक्शन पढ़ते हो ना, FeO2 प्लस में NH2 जो 10th क्लास तक पढ़ते थे, Fe2O3 डॉट NH2, ये तो लास्ट थी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आयरन किस में गया, FeF2 में, O2 वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एनोड कैथोड की पूरी रिएक्शन देके एक्सप्लेन करना है। ये लास्ट में है जब आपकी यूनिट खत्म होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहाँ पे है ये, यहाँ गिब्स एनर्जी निकालनी है, तो गिब्स एनर्जी का एक सिंपल सा फार्मूला होता है -NF(E0 सेल), एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, आप एफ क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट, E0 सेल दे रखा है, इसे हर बार आ जाता है, कई बार E0 सेल से कई बार वैसे। एक ही क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट होते हैं, पैरेलुसाइट और MnO2 को बोलते हैं, MnO2 की KOH और O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो पहले स्टेप में K2MnO4 बनता है, फिर से ऐसे डालोगे तो KMnO, तो या तो पेपर में KMnO4 देता है या K2Cr2O7, ठीक है, और इनकी रिएक्शन भी पूछ लेता है आगे, ऑक्सलेट आयन की क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आयोडाइड आयन किस में बनता है, आयोडीन में। उसके बाद पूछा है ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आप, स्मॉल साइज होती है, हाई आयनिक चार्ज होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी अनपेड नहीं है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका, क्योंकि क्रोमियम +3 में ऑक्सीडेशन अच्छे से कर लेता है ना, ये +3 में स्टेबल हो जाती है आपकी D3, तो आपको पता है T2G3 आपकी हाफ फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पता है आपको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल पूछे तो ये बतानी है, N-1 N1 से 10 NH0 से 2, स्पेशल मेंशन कर दे 3D 4D 5D तो उनकी बताऊंगी। ये रिएक्शन आपकी ग्रिग्नार्ड से है, देखो NO2 का कुछ नहीं होगा, Mg के साथ रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, MgBr, फिर आप MgBr में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, OCl हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ बन जाएगा सीधा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, MgOHBr, यहाँ हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पूछा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर आपको बताई दी, कौन सा इनमें से ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है, क्यों है ज्यादा एसिडिक है,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली होते हैं एसिडिटी के। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करना था। उसके बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोलिकुलर फार्मूला, ये वाला सेम क्वेश्चन है जो अनसोल्व पेपर 7 वाले में सोल्व करवाया था, वही है एज इट इज, पांचों स्टेप एक्सप्लेन किए थे। 2,4 डीएनपी, तो डीएनपी क्या होता है आपका, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन है सपोज NHNH2, सेकंड पोजीशन पे NO2 है, फोर्थ पोजीशन पे NO2 है। तो जब आप इनकी रिएक्शन करोगे ना एल्डिहाइड ग्रुप से, तो आपको सिंपल सा इसके H और ऑक्सीजन लेके पानी बाहर निकाल देना, सीधा जोड़ देना। येलो पीपीटी ये वही है जो आपको करवाया गया था। ये हो जाएगा आपका, ये बेंजीन के ऊपर CHO, CH2 CH3 ग्रुप, 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी एक क्वेश्चन दे रखा था, उससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, VBT की हेल्प से आपको ABC पता लगाने थे, तो सीधा ही दिखा दे रहा है, सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है, कॉन्फ़िगरेशन दे दी थी, ज्योमेट्री आपने निकाल दी, अनपेड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से चेक कर लोगे कितने हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयर अप तो करवाएगा ही, तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 अनपेड आ गए, एन की वैल्यू 3 है, ऐसे ही आप इसका पुट कर दोगे। आसान क्वेश्चन है, VBT वाले से ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये पूछी हुई है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करोगे तो सल्फर बनेगा, और फेरस सल्फेट के साथ करोगे तो Fe+3। उसके बाद अच्छा यही था लास्ट क्वेश्चन। तो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला भी दे सकते हैं, ज़्यादा घबराना नहीं है आपको, और वैसे ऑप्शन भी मिलेगा 5 नंबर वाले में हर एक में। पहले तो कोशिश करो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने की, और जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ में जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगला हम एक साथ, अभी कुछ वर्क है, तो 2025 वाला इस वीडियो में पूरा हो गया है। नेक्स्ट करेंगे कोशिश चारों पेपर एक की मिल जाएगी, तो 2 ही वीडियो देखनी पड़ेंगे आपको 5 साल के पेपर देखने के लिए।